हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, यूर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स और चैप्टर जो है 20। और आज का मेरा टॉपिक जो है स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है मेरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट यूज होने हैं, तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज होनी है, जो बेसिक फार्मूले यूज होने हैं, तो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की सारी बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले टॉपिक्स आपके लिए पढ़ने समझने आसान हो जाएं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए ये लेक्चर आप स्किप ना कीजिएगा। इस लेक्चर को आपने ज़रूर सुनना है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की इजीली समझ आ सके। आप देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम देखते हैं कि एक होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जिसे कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? जिस करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रही हो, तो एक डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा हो वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। और वो डीसी करंट हमें कहां से मिलता है? सेल से, बैटरी से मिलता है। तो डीसी करंट का ग्राफ अगर ड्रा करें तो कैसे ड्रा करेंगे? देखें, अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो डीसी की लाइन स्ट्रेट होती है, तो ये आपके पास करंट है तो इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास दूसरा जो है अल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है? ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है आपके पास। ये अल्टरनेटिंग है, मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब वो है, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है चेंज। अब करंट एंड वोल्टेज, जहां पर करंट और वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट करंट एंड वोल्टेज आर कॉल्ड एसी करंट और एसी वोल्टेज। क्लियर? अब देखिए, देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर आप, तो यहां पर आप देखें वेव में इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट, एसी करंट क्या है? जीरो। इसके बाद करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और यहां पर करंट की वैल्यू मैं कहता हूं मैक्सिमम। मैक्सिमम को आई नॉट करंट कहते हैं या आई एम कहते हैं, सिंबल है ना मैक्सिमम का, ये याद रखना है। इस चैप्टर में ये सिंबल यूज होने हैं। तो आई नॉट लिखा हो या आई एम, इसका मतलब है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह वोल्टेज अगर होगी तो वोल्टेज केस में क्या होगा? वी नॉट या वी एम लिखेंगे हम उसको। ठीक है, ये वोल्टेज के केस में मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट या वी एम। इसी तरह मैक्सिमम करंट जो है वी, इसी तरह मैक्सिमम करंट जो है आई एम या आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन सा करंट होगा? एसी करंट होगा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं। एसी किसके लिए? वोल्टेज के लिए। और एसी करंट के लिए V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम कह दें या वी नॉट कह दें इसको। इसी तरह स्टूडेंट्स, करंट के लिए हम यूज करते हैं I इज इक्वल टू आई एम या आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दो इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज के लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन इक्वेशंस को समझें। तो आपके पास जो V होता है ना, या ये I है, ये आपके पास V और I वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। ये क्या कहते हैं हम इनको? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ये V और I, ठीक है क्या? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कौन सी होती हैं? देखिए, यहां पर तो वैल्यू करंट वोल्टेज की जीरो, इस पॉइंट पर मैक्सिमम। तो फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होती है कि जीरो और मैक्सिमम के बिटवीन किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर आप करंट या वोल्टेज की वैल्यू लेते हैं तो वो वाली वैल्यू क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। सपोज यहां पर जीरो है, यहां पर मैक्सिमम। आप इस पॉइंट पर देखते हैं कि इस पॉइंट पर करंट क्या है, इस स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आप देखते हैं कि यहां पर आपके पास करंट की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। ठीक हो गया? ये वी एम आई एम, ये कौन सी वैल्यूज हैं? ये दोनों मैक्सिमम वैल्यूज हैं। इसको कहते हैं हम मैक्सिमम वैल्यूज। क्लियर हो गया? और इसमें ओमेगा जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्योंकि साइन वेव है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू थीटा ओवर टी के इक्वल होती है। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा होता है ना, इसको साइन वेव कहते हैं। साइन वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो करंट है या वोल्टेज है जिसे हम साइनोसोडियल करंट और वोल्टेज कहते हैं। साइनोसोडियल मतलब ये होता है जो अपनी पोलैरिटी क्या कर रहा हो? टाइम के लिहाज से चेंज कर रहा हो।
तो वो आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो वो साइनसोइडल है। और साइनसोइडल करंट या वोल्टेज पूरे एक साइकिल में तो एवरेज लें तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो हो जाता है। तो साइनसोइडल वोल्टेज एक वन साइकिल में क्या होती है, जीरो होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास थीटा हो गया, थीटा की जगह पे ओमेगा टी आया, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। यहां से निकाला ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बनेगा। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह पर मैंने ओमेगा टी लिख दिया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन, दो इक्वेशंस है ना, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन कैसे आती है, इनको डिराइव करना है ना हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको डिराइव करके देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ा सा यहां पर जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में, फैराडे लॉ में जाते हैं, और फिर लेंज लॉ में जाते हैं। ठीक हो गया, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाए स्टूडेंट्स ये इक्वेशन कैसे डेरिवेट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा हुआ है आपने। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया बी, और एरिया ये है ए। बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया ए हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बी डॉट ए होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में फाई इज इक्वल टू बी डॉट खत्म हो जाएगा, डॉट की जगह पर cos थीटा आ जाएगा। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में फाई इज इक्वल टू बी ए cos थीटा की जगह पर आप ओमेगा टी पुट कर देते हैं, जैसा कि यहां पर किया है हमने, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, फैराडे लॉ क्या होता है। फैराडे लॉ ये कहता था कि अगर आपके पास एक कॉइल हो, कॉइल के साथ आप गैल्वानोमीटर लगा लें, और यहां पर एक बार मैग्नेट लेकर आए नॉर्थ, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका लिंकेज हो जाता है इस कॉइल के साथ। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है, क्योंकि फिर बार मैग्नेट को टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द कॉइल हम मूव करवा रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और वो ईएमएफ कितनी होती थी, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, यहां पर मैं फार्मूला लिखता हूं। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला जो है वो ये था, ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रेटर होगा, उतनी ज्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये तो ईएमएफ उसने ये बताया था। अब देखिए स्टूडेंट, जो लेंज लॉ है, लेंज ये कहता है कि जब इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, इस ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा है लेंज लॉ। लेंज लॉ ने हमें क्या कहा था, फैराडे लॉ ने बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। फिर इसके बाद लेंज ने ये कहा था जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपने काज को, मैग्नेट को क्या करती है, अपोज करती है। तो इसलिए उसने क्या किया था, इसके साथ नेगेटिव साइन लिख दिया था। तो लेंज लॉ में ये फार्मूला क्या बन जाता है, माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी बन जाता है। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं किया, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस साइन लिख दिया, माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी लिख दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को मैं लेकर आगे चलता हूं। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ओवर डेल्टा टी, साथ क्या है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। आप चेक करो बच्चे, फ्लक्स कितना है, बी ए cos ओमेगा टी। तो यहां पर मैं लिखता हूं बी ए cos ओमेगा टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बी ए को लिख देता हूं, यहां पर बी ए आ जाएगा, और साथ डेल्टा ओवर डेल्टा टी cos ओमेगा टी डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव साइन भी था, लिख दें आप माइनस बी ए, डेरिवेटिव लें स्टूडेंट्स cos ओमेगा टी का, तो माइनस साइन ओमेगा टी होता है। तो यहां पर आप माइनस साइन ओमेगा टी, फिर डॉट थीटा का, ओमेगा टी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो ये ओमेगा पहले ले आए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डॉट, बस यहां ओमेगा पहले आ गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास ये ईएमएफ इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं इसको। तो साथ क्या है, साइन ओमेगा टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ईएमएफ और वोल्टेज इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। अब इस केस में मैं ईएमएफ की जगह पर वी लिख देता हूं, तो ये मेरे पास वी एम बन जाएगा
साइन ओमेगा टी, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं ना, आपको बताया है कि वी एम की जगह पर हम वी नॉट भी लिख सकते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन पहले वाली आपके पास डेरिवेट हो गई है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह आप करंट की निकालते हैं सिमिलरली बाय ओम लॉ। तो ओम लॉ अप्लाई करें ना स्टूडेंट्स टू डिराइव एन इक्वेशन ऑफ एसी करंट। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करता हूं, तो I इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा V बाई आर। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू पुट कर देता हूं V नॉट साइन ओमेगा टी ओवर R। तो यहां पर आप चेक करें स्टूडेंट्स, ये V नॉट ओवर R ये क्या कहलाएगा, I नॉट कहलाएगा साइन ओमेगा टी। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन आ गई है कौन सी, करंट की। ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन यहां पर प्रूफ हो गई। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन प्रूफ हो गई, ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन प्रूफ हो गई। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो इस तरह ये इक्वेशन दो ड्राइव हो जाती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ये साइन वेव है, इसमें छोटे से पॉइंट्स हैं वो भी आप समझें कि साइकिल क्या होता है स्टूडेंट्स। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि साइकिल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, साइकिल ये होता है यहां से हाफ वेव, ये पॉजिटिव पीक होती है, ये नेगेटिव पीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा आपके पास, वन साइकिल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव पीक्स इज कॉल्ड साइकिल। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहते हैं, हम एक साइकिल कहते हैं, और यहां से यहां तक ये आपके पास एक साइकिल बन जाता है, और जितने टाइम में स्टूडेंट्स ये साइकिल कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिखता हूं टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one cycle is called time period। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होती हैं। ठीक है, आप ये देखिए, सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में से कितने नंबर ऑफ साइकिल्स 1 सेकंड में कंप्लीट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आपके पास पीक वैल्यू। पीक वैल्यू देखते हैं ये क्या होती है। ये कहते हैं स्टूडेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज is called peak value, is called its peak value। और याद रखें स्टूडेंट्स, इट कम्स ट्वाइस इन अ वन साइकिल। जो पीक वैल्यू होती है ना, 2 टाइम्स होती है। अब यहां पे चेक करें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक वेव यहां पे कंप्लीट हुई है, तो आपके पास जो मैक्सिमम पीक वैल्यू 2 दफा ये एक वेव में, कैसे, एक पीक यहां पे बनी है, एक पीक यहां पर बनी है। ठीक है, 2 पीक्स बनती हैं एक वेव में। इट कम्स इन 2 टाइम, इट कम्स इन 2 टाइम्स इन अ साइकिल। ठीक हो गया, और इसमें यह भी याद रखना है जो पीक जीरो लाइन के रेफरेंस लाइन के अबव होती है या अबव एक्सेस होती है, जो लाइन जो पीक एक्स एक्सेस के अबव होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो पीक एक्स एक्सेस के बिलो होगी वो नेगेटिव होगी। अब जो है स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास पीक वैल्यू। जैसा कि हम पीक वैल्यू को आपको मैंने बताया है वी नॉट वी एम, या इसी तरह करंट को हम पीक करंट को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट या आई एम से। क्लियर हो गया।
अब जो है स्टूडेंट्स हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। एवरेज वैल्यू, तो स्टूडेंट्स एवरेज वैल्यू को समझें आप। एवरेज वैल्यू क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स एवरेज लेते क्यों हैं? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वैल्यू करंट वोल्टेज की क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो देखो जीरो थी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती यहाँ पर मैक्सिमम, फिर कम होते 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 जीरो, फिर इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हो रही है, वापस जीरो। तो आप इस पूरे साइकिल में देखें तो एसी करंट और एसी वोल्टेज की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो फिर इस केस में हम जब वैल्यूज हमारे पास चेंज हो रही हों तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? टोटल एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देते हैं। जितनी हम एवरेज इस तरह लेते हैं, हमारे पास कुछ नंबर हों, उनकी एवरेज वैल्यू लेनी हो तो उन सबको ऐड करते हैं, उतना टोटल नंबर डिवाइड कर लेते हैं। जितनी क्वांटिटी, सपोज आपके पास 5 क्वांटिटीज है ना, उनको ऐड करते हैं आप। तो 5 क्वांटिटीज को ऐड किया तो नीचे कितना डिवाइड करेंगे? 5 को डिवाइड करेंगे, तो वो उसकी मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को हम मानते हैं फिर, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू हम लेंगे। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू हमारे पास ये होती है कि एवरेज वैल्यू का फार्मूला लिख देता हूं यहां पर। एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व, ये टोटल एरिया अंडर द कर्व लिख दें आप। टोटल एरिया अंडर द कर्व ओवर टोटल टाइम। ठीक हो गया। आप टोटल टाइम डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाती है स्टूडेंट्स? एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो क्या एवरेज वैल्यू से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? तो नहीं होता स्टूडेंट्स। रीजन क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब आप एसी करंट और एसी वोल्टेज की वेव की कैलकुलेशन करते हैं, एसी करंट और एसी वोल्टेज चाहिए हो आपको, तो एवरेज से तो नहीं आता। क्योंकि आप पूरे एक साइकिल का एवरेज ले तो एवरेज क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये साइनसोइडल वेव है ना। तो एवरेज में क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहां से इंक्रीज होती जा रही है वैल्यू, बढ़ती जाएंगे, पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव लेंगे, फिर आपके पास पॉजिटिव तो फिर नेगेटिव। जब इन सब वैल्यूज का सम करेंगे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर नेट वोल्टेज, नेट करंट, एसी करंट, एसी वोल्टेज जीरो आ जाएगा। तो आपके पास एवरेज वैल्यू लेने के बावजूद भी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज मेजरमेंट नहीं होती। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? तो इस केस में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी पड़ती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है? देखिए मैं लिखता हूं RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूं। जो वोल्टेज होती है वो हमारे पास तीन तरह की होती है। वी है जिसको वी नॉट मैक्सिमम कहते हैं, एक वी होता है जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, एक होती है वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे होम्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, हमारे होम्स को जो हमारे मेन मीटर के ऊपर रीडिंग आती है वोल्टेज की, वो कितनी होती है? 220 होती है। तो वो 220 जो वोल्टेज हमारे होम्स को हम कहते हैं ये सप्लाई हो रही है, तो हम वो वैल्यू, वो वोल्टेज की वैल्यू किसको कह रहे हैं? क्या वो पीक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है? तो स्टूडेंट्स याद रखना, वो जो 220 कहते हैं ना हमारे पास, वो क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे होम्स को जो मैक्सिमम सप्लाई होती है ना वी नॉट, हमारे होम्स को जो मैक्सिमम वोल्टेज मिलती है वो 311 वोल्ट होती है। ठीक है, जब हम 220 की बात करते हैं ये एवरेज की बात करते हैं। 311 का मतलब वो मैक्सिमम है। फिर क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ये मैक्सिमम यहां पर होगी, फिर देखें डिक्रीज हो रही है, तो फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज। हम टोटल जो मैक्सिमम पहुंच सके ना वोल्टेज, वो 311 तक है। लेकिन हम जो वैल्यू ले रहे हैं ये एवरेज वैल्यू है। यूं समझें कि ये आपके पास ग्राफ है, तो यहां पर जो है आपके पास ये जो वैल्यू होगी, यहां पर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं यहां से, तो ये वाला पॉइंट जो होगा मेरे पास, ये रूट मीन होगी, ये मैक्सिमम होगी, वी नॉट कह दें, और ये आपके पास वी आर एम एस यहां पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा नीचे। ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहां इस पॉइंट पर आती है। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं यहां पर रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट, रूट मीन स्क्वायर
वैल्यू ऑफ करंट की बात कर लेते हैं। ठीक हो गया, IRMS लिख देता हूं इसके साथ में। अब देखें यहां पर लफ्ज देखें, अब रूट मीन स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वे में इस पॉइंट पर करंट क्या है, 0। यहां पर मैक्सिमम करंट है I0, क्योंकि मैंने मीन लेनी है ना। लेकिन इसमें है लिखा हुआ ना रूट मीन, मीन तो लेनी पड़ेगी। मीन आपको पता है मिनिमम लेने के लिए ना मीन 2 या मोर क्वांटिटीज होनी चाहिए ना। तो मैं दो कौन सी वैल्यू लेता हूं, ये 0 और ये मैक्सिमम I0। अब देखें स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या होगा, I यानी कि आप 0 ले लें। ठीक हो गया, 0 का स्क्वायर इज I का स्क्वायर डिवाइड बाई आप 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 क्यों लिखा है मैंने, रीजन ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे लिखा स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है, पूरे टॉपिक को देखे ना, रूट है, मीन है, स्क्वायर है। पहले देखो मीन लेना, मीन का मतलब पहले समझिए। पहले मैं मीन ले रहा हूं, मीन क्या लिया, 0 और यहां पर 0 है और यहां पर I0 है। इनकी मीन वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस I0 ओवर 2 होगा। आप पहले इसको यहां तक समझें, ठीक है ना, स्क्वायर अभी नहीं डालना है। आप पहले समझें कि आपके पास जो मीन होती है 0 और 1 I0 की क्या होगी, 0 प्लस I0 ओवर 2, क्योंकि दो वैल्यूज आपने ऐड की हैं, उनका मीन यही आएगा। अच्छा ये तो हो गया मीन, फिर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो देखो बच्चे स्क्वायर भी लिख दिया। अब स्टूडेंट साथ क्या लिखा हुआ है, रूट, तो मैंने रूट भी लिख दिया, यहां पर चेक करें, क्लियर हो गया। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, I का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, I ओवर 2 का रूट आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 1 ओवर 2 का रूट कितना होता है, 0.70 होता है, 0.707। ये आपके पास I आ जाएगा, क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब इसी तरह स्टूडेंट्स सिमिलरली आपके पास फॉर वोल्टेज आपके पास क्या आएगी, VRMS इज इक्वल टू I ओवर, ये I0 था, सॉरी I0 यहां पर भी लिखें, यहां पर भी I0 लिखें, तो V0 यहां पर आ जाएगा, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की है, तो ओवर 2 का रूट। तो नेक्स्ट VRMS इज इक्वल टू 0.707 और साथ V0 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास किसकी आ गई है, रूट मीन स्क्वायर करंट की, और ये आपके पास वोल्टेज की। तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, मैं ये कहूंगा स्टूडेंट्स, देखें सपोज मेरे पास यहां पर एक सर्किट है और इस सर्किट में यहां पर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लेते हैं या रजिस्टर लगा लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहां पर रजिस्टर लगा लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव। अगर ये देखिए बैटरी है ना यहाँ पर, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूँ, बैटरी की जगह पर AC सोर्स कनेक्ट कर देता हूँ। अब रजिस्टर सेम है, यहाँ पर भी रजिस्टर देखो स्टूडेंट्स, रजिस्टर मैं कहता हूँ सेम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लोड रजिस्टर सेम है, यहाँ पर भी रजिस्टर मैं सपोज कर रहा हूँ 5 ओम है, यहाँ पर भी 5 ओम है। यहाँ पर फर्क क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर AC वोल्टेज है, यहां पर आपके पास DC वोल्टेज है, रजिस्टर दोनों सेम है, 5 ओम उधर भी 5 ओम। अगर स्टूडेंट्स DC करंट, ठीक हो गया, सेम लोड रेजिस्टेंस में से जब पास होगा, जितनी वो हीट प्रोड्यूस होगा या जितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा अलोंग द रेजिस्टर, तो उतनी ही अगर AC अल्टरनेटिंग करंट उसी सेम रेजिस्टर में से जब पास होगा, अगर ये भी उतनी हीट, उतनी ही एनर्जी रजिस्टर के अक्रॉस क्या करता है, डिसिपेट करता है, देन दिस वैल्यू इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जी अब जो है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मीन पावर एंड मैक्सिमम पावर क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं हेडिंग देता हूं नेक्स्ट, कि मीन पावर एंड मैक्सिमम पावर, मीन पावर एंड मैक्सिमम पावर देखते हैं कि ये आपके पास क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेट मैं कहता हूं अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू अ सर्किट
तो उस केस में आपके पास देन आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। किसी ऐसी सर्किट में से जब अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा हो तो आपके पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो स्टूडेंट्स मैं देखता हूं कि जब करंट आई अल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में से पास हो रहा हो थ्रू रेजिस्टर आर, ठीक हो गया, तो इस केस में क्या होगा, व्हेन AC current, when this AC current is passing through resistor R, क्या लिखता हूं, through resistor R, then power will be, तो आपके पास जो पावर होगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आई की वैल्यू ये यहां पर पुट कर देता हूं, तो P इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इनटू R लिख देता हूं, तो P इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर और साथ साइन ओमेगा टी इसका स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप याद रखें एज, यहां पर लिखता हूं एज करंट इज स्क्वेयर्ड वैल्यू, स्क्वेयर्ड, सो पावर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर करंट का स्क्वायर है तो पावर हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगी। ठीक हो गया। एंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू ये चेंज होती है कहां पर, 0 और 1 के बिटवीन। 0 का मतलब मिनिमम, 1 का मतलब मैक्सिमम पीक वैल्यू। तो यहां लिखेंगे वेरीज बिटवीन 0 to 1, तो देन आपके पास एवरेज वैल्यू विल बी, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 प्लस 1 का एवरेज लें तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 1/2 लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस केस में आपके पास देन P इज इक्वल टू क्या बनेगा, आई नॉट का स्क्वायर 1/2 इंटू क्या लिखेंगे R, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में P इज इक्वल टू 1/2 आई नॉट का स्क्वायर साथ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई है, एवरेज पावर आ गई है। क्या आ गई है, एवरेज पावर और मीन पावर आ गई है। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपके पास तो एवरेज पावर है, मीन पावर है, इज इक्वल टू 1/2, तो आई नॉट का स्क्वायर R, तो ये फिर कौन सी पावर होगी, ये मैक्सिमम पावर होगी। इसको हम मैक्सिमम पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको नॉट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो या यहां तक लिख दें या इसको मैक्सिमम फॉर्म में लिखना है तो यहां तक लिख दें। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।